डायरेक्टरेट ऑफ वीट डेवलपमेंट है, उसके डायरेक्टर भी हैं मेरे साथी डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर अमित शर्मा और आप सभी। मैं आपको बता दूं कि आज संस्था ने एक स्ट्रेटजी प्लानिंग मीटिंग किया था। भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है कि जो वीट क्रॉप में हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वो कमेटी कुछ रिकमेंडेशंस दे, अपनी मीटिंग करे। और 4 स्टेट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश। हमने उसके साथ साथ बाकी प्रदेशों से भी लोगों को बुलाया, उनके साथ इंटरेक्शन किया, क्रॉप की परिस्थिति जानी, वैरायटीज की परिस्थिति जानी, कौन सी वैरायटी, नई वैरायटी कितनी है, क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज का प्रोपोर्शन क्या है, टाइमली सोन, लेट सोन कितने % एरिया में खेती हो रही है गेहूं की, और अभी फसल की परिस्थिति क्या है, आने वाले समय में अगर कुछ चुनौती आती तो उसके लिए हम कैसे निपटेंगे। इसके ऊपर हमने आज सुबह एक मीटिंग की थी 10:30 बजे से लेकर करीब 1:30 बजे तक। सभी लोगों के प्रेजेंटेशंस, इनपुट, इंटरेक्शन करने के बाद हमने कुछ जो रिकमेंडेशंस जो बनाई हैं उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं और आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन है मेरा कि जो महत्वपूर्ण चीजें उनको महत्वता के साथ छापिए। एक तो महत्वपूर्ण ये है कि आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में गेहूं की फसल बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी के 2 कारण हैं। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट आती है कि जब 27, 28 या 25 दिन रेनी होते हैं या क्लाउडी होते हैं या फोगी होते हैं तो फसल जो है उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाती। तो इस बार चूंकि रेनी डेज कम थे, क्लाउडी डेज कम थे, तो फसल अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि जो येलो रस्ट का प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है वो ना के बराबर है। तीसरी बात है कि जो कल को अगर कोई परिस्थिति बनती है, हमें उम्मीद नहीं है, IMD के फोरकास्ट के मुताबिक 25 मार्च तक टेम्परेचर हमारे वीट क्रॉप के हिसाब से फेवरेबल रहने की संभावना है पूरी। लेकिन अगर बाय द वे कुछ ऊंच नीच होती है तो उसके लिए हम किसानों को कैसे तैयार करें, वो क्या क्या करें, उसकी भी एक हमने एडवाइजरीज 3 पॉइंट की एडवाइजरी हमने जारी की है। पहला पॉइंट है कि लाइट इरिगेशन खेत में दें, नमी को बनाए रखें और अगर तेज हवा चल रही है तो पानी को उस टाइम रोक दे, पानी उसी दशा में दे जब हवा ना हो। दूसरा है कि पोटेशियम क्लोराइड का 400 ग्राम MOP 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ में 2 बार स्प्रे करें 15 दिन के अंतर पे। अगर कोई पोटेशियम क्लोराइड जिनको नहीं मिल पा रहा, वो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 4 किलो 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के 2 स्प्रे करें 15 दिन के अंतर पे। अभी हम सलाह देते हैं कि किसी भी स्प्रे के लिए उसी परिस्थिति में जाया जाए कि अगर किसान ने गेहूं की फसल थोड़ी देर से बोई है जिसमें टेम्परेचर स्ट्रेस का प्रभाव हो सकता है, उसको प्रिकॉशनरी मेजर पे स्प्रे कर सकते हैं। जो अर्ली सोन और टाइमली सोन क्रॉप है, हम उम्मीद करते हैं वो बिना स्प्रे के भी सुरक्षित है और अच्छी पैदावार देगी। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। अब आपके जो 1-2 ऐसे सवाल आप चाहते हो माननीय आयुक्त महोदय से, आप उनसे वो सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितना % क्रॉप घटने की संभावना, अगर बाई चांस ऐसा कुछ आ जाता है तो कितना % क्रॉप पर प्रभाव पड़ेगा? अभी तक तो जो आज जैसे जो रिव्यू किया गया है जी, तो सभी स्टेट से, पंजाब से, हरियाणा के सभी के अधिकारी यहाँ थे और उन सबका अभी तक जो है कि अब तक तो कुछ भी असर नहीं है। तो जितना पिछले साल, मतलब पिछले साल जब गर्मी का असर हुआ जी और उसको अगर हटा दिया जाए तो उसके पहले 2021-22 का 20-21 का जो वर्ष था, उस समय जो उत्पादन था उससे ज्यादा उत्पादन होगा। अगर ऐसी ही स्थिति अभी तक बनी रही, अगले 15 दिन और अगर ठंडक इसी तरह से बनी रहती है
क्योंकि ज्यादातर गेहूं इस बार समय से बोया गया, जैसा कि बताया गया कि कम से कम 75% जो क्षेत्र था वो जो है समय से बोया जा चुका था, मतलब 30 नवंबर के पहले ही बोया जा चुका था। और उसके बाद से न तो बरसात हुई ज्यादा और न तो कोई बीमारी आने का खतरा लगा लोगों को, इसलिए इसके वजह से आपका जो जब ज्यादा दिन कोहरा हो जाता है तो उस समय पौध धीरे बढ़ती है या उसका ग्रोथ धीरे हो जाती है, या बरसात ज्यादा हो जाती है तब भी खेतों में पानी लग जाता है तो उस समय भी पौध पीला पड़ने लगता है, थोड़ा ग्रोथ कम हो जाती है गेहूं की। तो ऐसी स्थिति इस बार नहीं आई है, केवल अच्छा पूरा वातावरण अच्छा रहा है। तो उस हिसाब से अभी तक की फसल और जो अर्ली प्लांटेड है, जो शुरू में जिसको बुआई हो गई थी, वो अब तैयारी की ओर है। मतलब वो खेत आप अभी यहाँ पे भी खेत घूम के देख सकते हैं, जो समय से बोई फसल है और जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटीज बोई गई हैं उसका असर। और पिछले 4-5 साल में जितनी वैरायटी निकाली गई वो भी क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटी, उसके अंदर ये क्षमता थी कि वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता भी है तो उसको वो कवर कर लेते हैं, उन वैरायटीज के ऊपर उतना असर नहीं होता है। सर बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, बहुत सारे डेवलपमेंट भी हो चुका है, एग्रीकल्चर में भी बहुत तरक्की हो चुकी है, उसके बावजूद भी जो ग्रोथ है वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है गेहूं से संबंधित जो है, उस पर थोड़ा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए ग्रोथ जो है गेहूं की अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक तो ओवरऑल जो अपना प्रमुख क्षेत्र है ये पंजाब हरियाणा, इनमें ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में कम हो रहा है, सॉइल की जो अपनी क्षमता है वो तो कम है। उसके बावजूद पिछले कई अगर 30 साल से देखेंगे तो हर साल 2% 3% प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटल ही धीरे धीरे ही बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे नई वैरायटी आ रही है, नई वैरायटी का एडॉप्शन बढ़ा है। इधर जो है आप देखिए तो ज्यादातर एरिया जो है 50% से ज्यादा एरिया जो है नई वैरायटी का है, जो पिछले 4 या 5 साल में निकली है। इवन 2-3 साल पहले जो वैरायटी निकली थी आज बहुत बड़े क्षेत्र में है। सरकारी सिस्टम से या प्राइवेट से हर तरीके से आपको देखा जाए तो बीज की उपलब्धता इस समय पर्याप्त है, किसान चाहता है तो उसको बीज मिल जाता है। हाँ, थोड़ा कभी कभी बरसात, जैसे इस बार अक्टूबर में सितंबर के अंत में काफी बरसात हुई, धान की हार्वेस्टिंग में लेट हो गया, तो कुछ किसान हो सकता है लेट प्लांटिंग किए होंगे, लेट प्लांटिंग के समय जो उनके पास उपलब्ध रहा होगा बीज उसको बोए होंगे। इसमें तो वैसा 20-25% जो एरिया है उसी के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता ज्यादा है कि अगर ऐसे क्षेत्र में अगर किसी वजह से 15 मार्च के बाद गर्मी बढ़ती है जैसे पिछली बार बढ़ी थी, तो ऐसे में उस खेतों में नमी बनाए रखना है ना, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का घोल का छिड़काव, या अगर वो नहीं तो फिर ऐसे ये जो आता है आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश KCl जो होता है, पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसका छिड़काव, ऐसे छोटी छोटी चीजें करके आसानी से उपलब्ध चीजों का प्रयोग करके उसको असर को खत्म किया जा सकता है। अब तक कितना इफेक्ट आपने एक्सेस से अभी आप लोगों ने जज किया है, कितना हुआ है? ऐसा है कि IMD का जो 1 फरवरी में एक बार ये आया कि अचानक से टेम्परेचर कुछ 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा बढ़ा, 4-5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, तो उसके बाद फिर टेम्परेचर कम हो गया। तो उसी समय ये हुआ कि पिछली बार क्योंकि ऐसा हो चुका था कि, लेकिन वो टेम्परेचर मार्च में बढ़ा था, इस बार फरवरी में थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर वो टेम्परेचर कम भी हो गया। पिछली बार तो 25 क्विंटल वाली 15 क्विंटल रहेगी थी पैदावार। नहीं ऐसा नहीं था, पिछली बार भी केवल 3 से 4% का ही अंत में गिरावट आई, टोटल में 3 से 4% का ही गिरावट रही, बहुत ज्यादा असर पिछली बार भी नहीं हुआ। इस बार इसीलिए कि उसको बिल्कुल ही रोकने की कोशिश की जाए, पहले से तैयारी करें, हम लोग किसानों तक पहुंचे, जो हमारे स्टेट के अधिकारी हैं या कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी हैं, वो समय से किसानों को इन चीजों का कि क्या छिड़काव करना है, कैसे नमी बनाए रखना है, कौन सी अगर कोई बीमारी आती है तो उसके लिए क्या करना है, इसलिए तैयारी के लिए ये सारा कुछ काम किया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई एस्टिमेट नहीं मिला है कि उपज घट रही है। डॉक्टर साहब अभी तक तो कोई ऐसा एस्टिमेट नहीं मिला है जिसके हिसाब से कहा जा सके कि उपज घट रही है। डॉक्टर साहब कितना रकबा पूरे हिंदुस्तान में हो गया और कितना जो है क्या लक्ष्य है कुछ आगे बढ़ाने का उत्पादन में या रकबे में? अभी जो रकबा है वो 34.23 मिलियन हेक्टेयर है, और जो उत्पादन का हमारा टारगेट 34.23, और जो हमारा उत्पादन का टारगेट है वो 112 है।
सर एक मेरा और सवाल है, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी और जो किसानों को लाभान्वित कर सके, कोई आपके द्वारा माध्यम से? इस साल या अगले साल के लिए? अगले साल के लिए और इस साल के अगले साल के लिए किसानों को दो हम जानकारी देना चाहेंगे। एक तो जो नई और रिकमेंडेड प्रजातियां हैं और जो टाइमली सोइंग की हमारी रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करें। दूसरा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके खेतों में मल्चिंग हो सकती है, वो मल्चिंग का प्रावधान रखें, क्योंकि हमने ये पाया कि जहां मल्चिंग होती है, रेजिड्यू जहां खेत में होता है, वहां 3 से 4 डिग्री के टेम्परेचर राइज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता फसल के ऊपर। तो ये 2 रिकमेंडेशन अगले साल के लिए। थैंक यू सर। जो ये हैप्पी सीडर है, इस टाइप के जो मशीनें हैं जी, उनसे बुआई करने पे बिना पराली जलाए जिन खेतों में बोया गया, वहां पे इसका असर पिछले साल भी कम होता है। जब टेम्परेचर बढ़ा तो इनके जो उसमें रेसिड्यू रहते हैं, उसकी वजह से उसमें नमी बरकरार रहती है, नमी की क्षमता रहती है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, तो उसमें आपका असर कम होता है गर्मी का या जिसका ऐसे जो भी चीज। तो यहाँ पे भी अगर आगे इसको ध्यान रखें किसान के, वो जो समय वेस्ट करते हैं उसको जला के खेत खाली करने में, उसी नमी में अगर जल्दी से जल्दी बोल, अगर 15 नवंबर तक गेहूं बो लिया जाए और जो नई नई किस्में आ रही हैं, ज्यादा उपज क्षमता वाली किस्में हैं, जो आपका क्लाइमेट चेंज के हिसाब से क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटी है, जितनी वैरायटी अब आ रही है उसमें ये निश्चित कर दिया गया है कि वो बायो फोर्टिफाइड भी ज्यादातर हैं, और उसमें क्लाइमेट रिजिलियंस तो है ही है कुछ ना कुछ उसके अंदर, क्योंकि वो पिछले 3-4 साल में देखें तो ज्यादातर वैरायटी है ना, वो सारी क्लाइमेट रिजिलियंट। तो अगर मार्च में टेम्परेचर बढ़ता है तो नुकसान होने के चांस हैं? बहुत कम, क्योंकि ज्यादातर जो 75% क्षेत्र है वो तो सब समय से बोया गया है, तो 15 मार्च तक सब उसका जो है सिस्टम करीब मैच्योरिटी की करीब मैच्योरिटी पे है, तो उसके बाद फिर गर्मी बढ़ने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। जो 25% लेट है, दिसंबर का बोया है, या उसी के लिए थोड़ा सा अगर ये मिटिगेटिंग जो हमारे ये एडवाइजरी जा रही है, नमी खेत में बरकरार रखें कि NO3 का छिड़काव है या KCl का छिड़काव है, पोटेशियम का कंटेंट मतलब उसमें ज्यादा रहे, तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत अगर ऐसा होता है तो, इसीलिए IMD को भी कहा गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कि वो हर हफ्ते इस पे बहुत कड़ी नजर बनाए रखें। इन 4-5 जिला कितने तापमान के ऊपर अगर हो जाता है तो नुकसान? 35 डिग्री के ऊपर अगर दिन का तापमान अभी की स्थिति में चला जाए तो थोड़ा सा मैक्सिमम जो है 35-36 तक, तो उसमें फिर आपको लगातार नमी बरकरार रखना खेत में जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी उड़ता है पौधों के माध्यम से, वेपो ट्रांसपिरेशन जो है जिसको कहते हैं ना, वो बहुत बढ़ जाता है। उसको बरकरार बनाए रखने के लिए नमी को, तो अगर स्प्रिंकलर है तो बहुत अच्छा है, स्प्रिंकलर से उसका पूरा वातावरण आसपास का माइक्रो क्लाइमेट जो है वो बदल जाता है, ठंडा भी करता है। और अगर रात का तापमान कम है और दिन का थोड़ा बढ़ता भी है, 35 के ऊपर जाता है, रात का कम है, तो पौधे में जो असर है, जैसे हम ही लोग हैं, अगर दिन में लू लगी है और शाम को आके ठंडे में सो जाते हैं, तो बर्फ का ठंडे का इसीलिए तो कहा जाता है। रात का कितना होना चाहिए कम से कम? टेम्परेचर 15 के करीब अगर रहता है तो कोई वो मिटिगेट कर लेता है दिन की गर्मी को, रात को पौधा। डॉक्टर साहब, एक गेहूं में बांझपन की समस्या आती है, उसके लिए क्या? बांझपन तब आता है जब ये जो अभी जब उसमें एंथेसिस हो रही है, जब फूल निकल रहे हैं, उस समय अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, 35-36 अगर अभी हो जाता है टेम्परेचर, तब फिर वो कहीं किसी में वो बांझपन की थोड़ी शिकायत आती है। कितना नुकसान होता है इसमें? नहीं, वो कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना वो तो डिपेंड करेगा कितना गर्मी रही, कितने दिन तक रही। मैं आपको बताऊं, जो एक सेकंड पहले उनकी बात का जवाब दे दूं। एक बोरोन एलिमेंट होता है, जिन सॉइल्स में बोरोन की डेफिशिएंसी होगी वहां पे आपको स्टेरिलिटी मिलेगी। नंबर 2 बात यह है कि जो ऊपर की 2-3 स्पाइकलेट होती हैं और जो नीचे की 2-3 होती हैं, उनमें ग्रेन ना ही बनता, नॉर्मली ये प्रैक्टिस है, तो हम उसे बांझपन मान लेते, वो नहीं है। तीसरी जो बात जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो यह है कि अगर जब एंथेसिस हो रही है उस टाइम दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कंटिन्यूअसली 5-7 दिन तक बढ़ा रहे, एक दिन के टेम्परेचर बढ़ने से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअसली 5-7 दिन बढ़ेगा, तब हम उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। मैं एक बात और बता दूं, पौधा हमसे ज्यादा स्मार्ट है,
जितने स्मार्ट हम हैं उससे ज्यादा पौधा स्मार्ट है। केवल एक प्रॉब्लम पिछले बार ये हुई थी कि वो हम लोगों की जो एडवाइजरी थी उसको किसानों ने ठीक से समझ नहीं पाए। जब तक हम खेत में नमी बनाए रखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज का फर्क गेहूं की पैदावार पर नहीं पड़ेगा।